सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पॉलिटी प्रवाह। और आज हम इंटरनेशनल रिलेशंस के एक बड़े ऐसे क्रूशियल टॉपिक को डाइसेक्ट करने जा रहे हैं जो आपके ग्लोबल गवर्नेंस की जो स्ट्रक्चरल पावर डायनामिक्स है उसको डिटरमाइन करता है। द ग्रुप ऑफ सेवन, दैट इज G7, जहाँ पे अभी रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर ने विजिट करी है। G7 समिट के हम इनवाइटी थे। तो न्यूज ना पढ़ करके और उस पूरे इशू को ही हम डिकोड करने वाले हैं इस लेक्चर में। तो अगर G7 को हम सिर्फ एक बड़े देशों के ग्रुप को, भाई ये एक कुछ बड़े देश है जिनका ये ग्रुप है, अगर इस तरीके से हम इस ग्रुप को समझते हैं तो ये हमारी एक बेसिक सी मिस्टेक होती है। अगर हम इसे एकेडमिक लेंसेज से देखना चाहें तो G7 एक्चुअली में अपने आप में एक लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर और एक वेस्टर्न हेजेमनी, क्या चीज? G7 आपके लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर और वेस्टर्न हेजेमनी, इन दोनों चीजों का एक स्ट्रक्चरल इंस्टीट्यूशनल मैनिफेस्टेशन है। क्या है? स्ट्रक्चरल इंस्टीट्यूशनल मैनिफेस्टेशन है। इस ग्रुप को समझने के लिए, इस पर्टिकुलर ग्रुप को समझने के लिए हमें तीन बड़े थ्योरेटिकल व्यू पॉइंट्स को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो तीन हमारे थियोरेटिकल जो क्या बोलते हैं व्यू पॉइंट्स हैं, तो इसमें सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा सर हेजेमनी स्टेबिलिटी थ्योरी। क्या पढ़ना पड़ेगा? हेजेमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी, जो आपके चार्ल्स किंडलबर्ग ने दी थी। किसने दी थी? चार्ल्स किंडलबर्ग। देखो इसमें क्या था कि 1970s में जब यूएस डॉलर का जो ब्रिटेन वुड सिस्टम था, जब वो ब्रिटेन वुड सिस्टम कोलैप्स हुआ ना, जिसे आपने बोला निक्सन शॉक। क्या बोला? निक्सन शॉक। तो तब आपके इन चार्ल्स किंडलबर्ग ने ये कहा कि जो ये ग्लोबल सिस्टम को चलाने के लिए एक हमें क्या है, हेजेमॉन चाहिए, या एक ऐसे डोमिनेंट पावर्स का ग्रुप चाहिए जो ग्लोबल पब्लिक गुड्स प्रोवाइड कर सके। एंड G7 उसी चीज की एक एग्जीक्यूटिव कमेटी थी और कुछ नहीं था। अंडरस्टूड? भाई उन्होंने ये कहा कि जो आपके यूनाइटेड स्टेट्स है, उस यूनाइटेड स्टेट्स को इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क चाहिए, एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क चाहिए था। फॉर व्हाट? टू मैनेज द ग्लोबल कैपिटलिस्ट मार्केट। दैट्स ऑल। दिस इज व्हाट इज हेजेमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी, जो किसने दी? चार्ल्स किंडलबर्ग। उसके बाद में जो दूसरा पॉइंट हमें समझना पड़ेगा इसी के अंदर, वो हमें पढ़ना पड़ेगा सर लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म। एक पढ़ेंगे हम लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म और एक पढ़ेंगे रियलिस्ट स्कूल प्रीटी। ठीक है, लिबरल इंस्टीट्यूशन में हम देखेंगे रॉबर्ट केहोने को। किसको देखेंगे? रॉबर्ट केहोने को। उनका ये मानना है कि जो ये कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस के इस दौर में जो स्टेट्स है ना, वो आपसी कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करने के लिए क्या करती है कि इनफॉर्मल रिजीम्स बनाती है। एंड G7 वही एक इनफॉर्मल इंटरनेशनल रिजीम है। क्या है? एक इनफॉर्मल इंटरनेशनल रिजीम है जहां पे आपके बिना किसी कॉम्प्लेक्स वोटिंग रूल्स के, हाँ वहां पे आपके क्या होता है, पॉलिसी कोऑर्डिनेशन हो जाता है। भाई कोई किसी तरह का कॉम्प्लेक्स कोई वोटिंग रूल्स नहीं है, सिंपल आपकी बातचीत होती है, इनफॉर्मल इंटरनेशनल रिजीम है।
शेरपास बैठते हैं, अपना जो है वो कंसेंसस बिल्डअप करते हैं, भाई इस समिट में किस बारे में बात करनी है, एंड उसके बाद बिना किसी वोटिंग रूल्स के उस पॉलिसी को वो कोऑर्डिनेट करवा ले जाते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड। अब सर दूसरा इसमें है, विच इज द थर्ड व्यू पॉइंट, रियली स्कूल क्रिटिक। अब यहाँ पे आपके जो जॉन मेयरशाइमर है, तो अगर उनके अनकॉम्प्रोमाइज लेंस से हम देखेंगे ना, तो G7 हमें ऐसा दिखेगा कि वो ये कह रहे हैं भाई ये कोई ग्लोबल वेलफेयर क्लब नहीं है कि भाई कुछ लोग इकट्ठा होकर ग्लोबल वेलफेयर की बात कर रहे हैं, नहीं, ये एक हार्ड कोर पावर अलाइनमेंट है, एक हार्ड कोर पावर अलाइनमेंट है, जिसका मकसद है वेस्टर्न ग्लोबल हेजेमनी को सिक्योर रखना। क्या करना? आपकी वेस्टर्न ग्लोबल हेजेमनी को सिक्योर करके चलना है। और उसके साथ साथ जो रिविजनिस्ट पावर्स हैं, लाइक चाइना, रशिया, इनको आपके इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म के जरिए कंटेन करना है, इनको बढ़ने नहीं देना है। अब रोकने के लिए क्या करना है? कुछ इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म्स क्रिएट कर रहे हैं, भाई आपको दिखे कि यार ये काम हो रहा है कुछ ऐसा वेलफेयर जैसा, बट एक्चुअली में है क्या? वो पावर अलाइनमेंट है जो कुछ रिविजनिस्ट पावर को रोकना चाह रही है, लेकिन आपने उसको इंस्टीट्यूशन का फॉर्म दे दिया। अब वो चीज आपको दिख नहीं रही है उस तरीके से। अंडरस्टूड। अब हम आते हैं सर हिस्टोरिकल मैट्रिक्स पे। किस पे? हिस्टोरिकल मैट्रिक्स पे। देखो, अब जो G7 है, इसको क्रोनोलॉजिकल डेप्थ में चलते हैं इसके, ठीक है। तो G7 का बर्थ जो है ना, भाई हर चीज का बर्थ, ये किसी फॉर्मल ट्रीटी से नहीं हुआ। आप जब भी कुछ पढ़ोगे तो आपको उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के पीछे कोई ना कोई ट्रीटी देखने को मिलेगी, बट यहाँ कोई फॉर्मल ट्रीटी नहीं थी। इसकी जो रूट्स है वो है आपकी 1973 के ऑयल क्राइसिस में, और उसके साथ साथ जो ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट था उसके कोलैप्सिंग फेज में है इसका जो बर्थ है। फ्रांस के प्रेसिडेंट थे वेलरे स्टालिन। कौन थे? फ्रांस के, अभी भी समिट फ्रांस में हुई है, वेलरी स्टिंग। और उसके साथ साथ आपके वेस्ट जर्मन के चांसलर थे हेलमिट शिमिट। हेलमिट शिमिट, इन्होंने रियलाइज करा कि यार कोल्ड वॉर के इस बाइपोलर टेंशन के बीच में वेस्टर्न जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज हैं, उनको एक ना कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, एक स्टीयरिंग व्हील चाहिए। क्या चाहिए? एक ऐसा व्हील चाहिए, स्टीयरिंग व्हील चाहिए गाड़ी का, जो कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग ले पाए। किस दौर में? इस कोल्ड वॉर के बाइपोलर टेंशन के दौर में। और किसको चाहिए? वेस्टर्न कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज को चाहिए। तो अब ये देखो कैसे क्रिएट होता है। तो सबसे पहले आपके होता है 1975 का ईयर। कौन सा ईयर है? 1975। आपके जो है रैम बुलेट सबमिट हो रही है। यहाँ पे आपके G6 कंट्रीज आ रही है। कौन आ रही है? G6 कंट्रीज की बात हो रही है। यह पहली एक इनफॉर्मल मीटिंग होती है। ये है फर्स्ट इनफॉर्मल मीटिंग, जहां पे आपके कौन मिला है? यूएस बैठा है, यूके बैठा है, फ्रांस बैठा है, वेस्ट जर्मनी बैठा है, इटली बैठा है, और जापान बैठा है। अब बैठ के क्या कर रहे हैं? चाय नाश्ता तो करेंगे नहीं। ये बात करते हैं सर इन्फ्लेशन पे, और जो एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी है उस पे ये लोग बात कर रहे हैं। अंडरस्टूड। उसके बाद में आता है सर ईयर हमारे लिए 1976 का, नेक्स्ट ईयर 1976। और ये पोर्टो रिको में आपके समिट होती है। पोर्टो रिको समिट होती है, और यहां पर आपके G7 विल टर्न इनटू G6 एंड टर्न्स इनटू G7। अब यहाँ पे एंट्री होती है सर कनाडा की। किसकी एंट्री होती है? कनाडा का एडिशन हो जाता है इसके अंदर। बेसिकली यहाँ पे आपने क्या किया कि जो एंग्लो सेक्सॉन, ये वाला जो ग्रुप था इनका,
और उसके साथ साथ जो यूरोपियन है उनके रिप्रेजेंटेशन को बैलेंस करा गया। किस किस को बैलेंस किया आपने? एंग्लो सैक्सन और यूरोपियन रिप्रेजेंटेशन को आपने बैलेंस कर दिया। भाई पहले के ग्रुप में आप देखो, आपको यूके दिख रहा है, आपको फ्रांस दिख रहा है, आपको वेस्ट जर्मनी दिख रहा है और आपको इटली दिख रहा है। 4 कंट्रीज दिख रही है, एक यूएस अकेला बैठा है और इधर ये आपके एशिया से जापान अकेला बैठा है। मतलब तो अब आपने जब कनाडा ऐड किया इधर, तो आपने ये अमेरिका का, अमेरिकन कॉन्टिनेंट का आपने वो बढ़ा दिया। तो अब ये 4 रह गए, ये 2 गई, ये तो 4-3 का रेश हो गया मोटा मोटी। भाई 4 आपके हो गए ये यूरोप वाले और 3 हो गए नॉन यूरोपियन। ठीक है, तो इसको आपने बैलेंस कर दिया। अब सर नेक्स्ट ईयर आता है 1977 और 1977 में आप ईयू का इंक्लूजन करवाते हैं, यूरोपियन यूनियन का इसके अंदर इंक्लूजन कराते हैं, यूरोपियन कमीशन का आप जो है इंक्लूजन करवाते हैं और आप इसको बनाते हैं सर परमानेंट, एक नॉन वोटिंग मेंबर, परमानेंट नॉन वोटिंग मेंबर आप इसको बना देते हैं। नाउ EU becomes the participant in the G7 नॉन वोटिंग वाला। अब इससे क्या होता है, इसका इंस्टीट्यूशनल पावर वेट बढ़ गया। भाई इंस्टीट्यूशनल पावर वेट कैसे बढ़ा? भाई इतने स्टॉलवर्ड देश तो आपके पहले थे ही और अब एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन भी आके इसके अंदर मिल गई है, पूरा पूरा यूरोप समाहित हो गया इसके अंदर अब। ठीक है, उसके बाद में सर अब हम चलते हैं इंपॉर्टेंट इवेंट पे, जो होता है आपके 1998 में और ये होता है सर आपके बर्मिंगम में। कहाँ पे होता है? बर्मिंगम में। बर्मिंगम में क्या होता है? ये तो नाम इनके बड़े अजीब होते हैं देशों के। एंड यहाँ पे आपके G7 बन जाता है G8 और यहाँ एंट्री होती है सर रशिया की। अब रशिया आपका फॉर्मली इसको ज्वाइन करता है। और अगर मैं आपसे ये कहूं कि जो फ्रांसिस फुकुयामा थे, फ्रांसिस फुकुयामा, इनकी किताब है एंड ऑफ हिस्ट्री, एंड ऑफ हिस्ट्री की इन्होंने बात करी। तो जो एंड ऑफ हिस्ट्री का जो पीक पॉइंट है भाई वो क्या है, ये बताने के लिए कि भाई आपके वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसीज ने कोल्ड वॉर को जीत लिया। भाई कोल्ड वॉर क्या था? कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म के बीच की लड़ाई थी। भाई सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट की लड़ाई थी ये। तो अब जब रशिया ऑफिशियली आपके G7 ग्रुप को ज्वाइन कर रहा है, जो कि किसका ग्रुप है? वेस्टर्न हेजेमनी को, वेस्टर्न कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज की हेजेमनी को प्रोटेक्ट करने के लिए, वहां पे जब चैंपियन ऑफ द सोशलिज्म, जो लीडर ऑफ द सोशलिस्ट कंट्रीज था, जो यूएसएसआर को लीड कर रहा था, जो सेकंड ब्लॉक को लीड कर रहा था रशिया, वो इसको ज्वाइन कर लेता है। और ये क्या दिखाता है? फ्रांसिस फुकुयामा का जो एंड ऑफ हिस्ट्री का पीक पॉइंट है उसको शो कर रहा है। एंड इट इज शोइंग कि जो वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसीज हैं वो कोल्ड वॉर को जीत गई है। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि कोल्ड वॉर कौन जीता, तो आप इसके अंदर इस एग्जांपल के थ्रू प्रूव कर सकते हैं कि यस, वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसीज कोल्ड वॉर जीती थी। और इसके बाद में सर फिर इंपॉर्टेंट इवेंट आता है 2014 का। और 2014 में यहां पे इसको हम बोल सकते हैं द क्रीमिया फ्रैक्चर। एंड क्रीमिया फ्रैक्चर के साथ योर G8 विल अगेन बिकम G7 और यहां पे आप रशिया को सस्पेंड कर देते हैं। आफ्टर रशिया जो यूक्रेन में इन्वेजन करता है, क्रीमिया को इन्वेड करता है, उसके बाद इसको सस्पेंड कर दिया जाता है। तो ये था सर एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपके G7 का कि G6 से G7 पे आए, G7 से फिर हम कैसे G8 बने और G8 से फिर हम G7 हो। ठीक है, अब एक हमें ऑब्जेक्टिव या फिर एक फाउंडेशनल नुआंस है जिसको हमें समझना बड़ा जरूरी है, जिसको मैं ये कह रहा हूं द स्ट्रक्चरल लैक ऑफ लीगैलिटी। क्या बोल सकते हैं हम इसको? इसको हम कह सकते हैं सर स्ट्रक्चरल जस्ट अ सेकेंड, इसको हम कह सकते हैं स्ट्रक्चरल लैक ऑफ लीगैलिटी। देखो, एक स्ट्रक्चरल एनॉमली को अगर हम समझे
तो G7 का कोई परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि G7 का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आप क्रॉस कर दोगे, हेडक्वार्टर ही नहीं है इसका। इसका कोई रिटर्न चार्टर नहीं है। क्या है? कोई रिटर्न चार्टर कुछ नहीं है। उसके अलावा इसकी कोई अपने आप में ये लीगल पर्सनैलिटी नहीं है। लीगल पर्सनैलिटी का बेसिक मतलब ये है कि भाई जैसे मान लीजिए कंपनी है रिलायंस। अब रिलायंस अपने आप में एक लीगल एंटिटी है, मतलब वो एक, अगर कोर्ट में आप बात करोगे तो रिलायंस अपने आप में एक उम्मीदवार है, वहां पे एक पार्टी है। उस पार्टी, कोई भी अगर केस होता है तो रिलायंस इज अ पार्टी टू दैट केस, अमेजॉन इज अ पार्टी टू अ केस, यूएन इज अ पार्टी। वो लीगल, उनकी जो है अपनी एक अपने आप में लीगल पर्सनैलिटी है वो लोग। बट G7 कोई लीगल पर्सनैलिटी नहीं है। यू कैन नॉट गो एंड स्टैंड कि G7 को आप कोर्ट के बाहर खड़ा कर दो, नहीं कर सकते हो, कहेंगे है कहाँ, ये आपके मन में है, आपके इच्छाओं में है, बोले ये कोई रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, ये आपकी इच्छाओं में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है। तो अब जब कुछ भी नहीं है तो फिर इसका काम कैसे चल रहा है? तो इसका जो काम है वो चलता है शेरपा सिस्टम से। कौन से सिस्टम से? शेरपा सिस्टम से इसका काम चलता है। देखो, ये शेरपास क्या होता है ना, ये शेरपास हर देश के कुछ टॉप डिप्लोमेट्स होते हैं। क्या होते हैं? टॉप डिप्लोमेट्स होते हैं, जो आपके क्या करते हैं कि जब मेन लीडर्स की समिट होती है, जैसे अभी 2 दिन पहले G7 की समिट हुई, जहाँ पे हमारे मोदी जी मिले, ट्रम्प से मिले, जेलेंस्की आया और बहुत सारे लीडर्स आए, फ्रांस का मैक्रोन था। ठीक है। तो उस पर्टिकुलर जो है आपके समिट से पहले ये पूरे साल इसको बैठते हैं, और इस पूरे ये क्या होता है, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि आप एक शो देखने गए जादू का, आपके सामने वो नाटक कर रहा है जादूगर, जो जादू दिखा रहा है अपना। बट एक्चुअली में होता क्या है कि उस पर्दे के पीछे ना जाने कितने समय तक उस आदमी ने मेहनत करी होगी उस स्टेज शो के लिए, है ना। तो उसी तरीके से ये जो आपको दिख रहा है, मोदी जी बैठे हैं, ट्रंप बैठा है, ये तो वो मेन आपको पावर शो हो रहा है कि भाई ये देखो ये काम हो रहा है। बट उस पर्दे के पीछे 1 साल तक ये टॉप डिप्लोमेट्स, ये शेरपाज ने बैठ के मेहनत करी है। इन्होंने एजेंडास बनाए हैं, इन्होंने टेक्स्ट नेगोशिएट करे, इन्होंने एजेंडास को, टेक्स्ट को, हर चीज को नेगोशिएट किया इन्होंने उस 1 साल को बैठ के। और उसका परिणाम दिखता है आपको जब ये मोदी जी या फिर ट्रंप बैठ के बात करते हैं और कोई स्टेटमेंट देते हैं। बट एक्चुअली में उस स्टेटमेंट, उस बात के पीछे ना जाने कितने महीनों की उन शेरपास की, उन टॉप डिप्लोमेट्स की बैक ऑफ द डोर मीटिंग्स होती है, और उनका जो है वो डिस्कशन होता है, और उसके बाद ये निकलता है सब चीज। ठीक है। अब ये जो इनफॉर्मल स्ट्रक्चर इसका बना, इस इनफॉर्मल स्ट्रक्चर की वजह से, इस इनफॉर्मल स्ट्रक्चर की वजह से जो इसके डिसीजंस हैं, G7 के जो डिसीजंस हैं, ये लीगली बाइंड नहीं होते हैं, लीगली बाइंडिंग नहीं होते। और इसी वजह से एक स्कॉलर है आपके, बहुत फेमस स्कॉलर आईआर के, जिनका नाम है जी जॉन आइकिनबेरी, और ये बोलते हैं कि G7 के जो रिजोल्यूशंस हैं, रिजोल्यूशंस ऑफ G7 आर नथिंग बट दे आर नॉर्मेटिव कमिटमेंट्स। क्या है? नॉर्मेटिव कमिटमेंट्स हैं, कुछ नैतिक प्रतिबद्धताएं हैं, इसके अलावा ये और कुछ नहीं है, जिनका जो एनफोर्सिएबिलिटी रेट है वो बहुत कम है, बहुत लो है। ठीक है। अब आते हैं, देखो हम बच्चों, हमारे एक सबसे मैसिव जियोपॉलिटिकल सेगमेंट पर, जिसको आप कह सकते हो द इंस्टीट्यूशनल क्लैश ऑफ द 21st सेंचुरी। क्या है ये? इंस्टीट्यूशनल क्लैश है आपके 21st सेंचुरी का। देखो, आपके G7 को जो आज सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक चैलेंज मिल रहा है, वो मिल रहा है ब्रिक्स प्लस अलायंस से। यू कैन से इट इन हेजीमोनिक कॉन्फ्लिक्ट
और जहां आपको देखने को मिलता है G7 एट वन साइड एंड ब्रिक्स प्लस या फिर SCO एट दी अदर साइड। तो इसका जो सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक चैलेंज है वो कौन है? ब्रिक्स प्लस है। ठीक है, अब ये देखो, बेसिकली ये कोई दो ग्रुप के बीच की लड़ाई नहीं है कि भाई दो ग्रुप्स बैठे लड़ रहे हैं एक दूसरे से, नहीं, ये दो अलग वर्ल्ड ऑर्डर्स का, उन दोनों के बीच का ना एक सिस्टमेटिक फ्रिक्शन है भाई। अब हम क्या करेंगे, देखो, इसके जो डायमेंशनल वेरिएशंस है, जो डायमेंशन वेरिएशंस है, उनको कंपेयर करेंगे। जहां पे हम बात करेंगे कि हम देखेंगे कि जो आर्किटेक्चरल स्प्लिट है इस वर्ल्ड पॉलिटिक्स में क्या है, ये जो आर्किटेक्चरल स्प्लिट है आपके वर्ल्ड ऑर्डर में, उसको हम देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि आपके एक तरफ G7 है और एक तरफ आपके ब्रिक्स प्लस है। अंडरस्टूड? तो अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले ब्रिक्स प्लस की, किसकी बात करूं? ब्रिक्स प्लस की। तो इसको मैं बोल सकता हूं कि ये चैलेंजर्स है। क्या है? देवर दी चैलेंजर्स। और वहीं अगर मैं आपसे कहूं कि भाई ये जो G7 ग्रुप है, इसको हम क्या कह सकते हैं? इट इज दी इन ग्रुप। भाई अभी भी है ये तो अब ये जो G7 है आपका, ये जो है कुछ रिच और एजिंग इंडस्ट्रियल ब्लॉक का ग्रुप है। भाई यहाँ आपके कुछ पुराने उम्र दराज अमीर लोग बैठे हैं, जो ना जाने कितने, मतलब यहाँ वो बिजनेस हाउसेस बैठे हैं जिनकी पीढ़ियों की पीढ़ियां अमीर, रिच है। ठीक है, इनका जो एजेंडा है वो है स्टेटस को मेंटेन करना। किसका? उनकी वेस्टर्न हेजेमनी का। उसके अलावा ये 100% जो है, कौन सा ग्रुप है? ये है सर डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट अलायंस। क्या है? ये एक जो है आपके डिप्लोमेटिक और कैपिटलिस्ट, सॉरी, डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट जो है आपके अलाइनमेंट है। यहाँ पे आपको सिर्फ डेमोक्रेटिक और कैपिटलिस्ट कंट्रीज देखने को मिलेंगी। लेकिन अब ब्रिक्स प्लस अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कोई रिच एजिंग इंडस्ट्रियल ब्लॉक नहीं है। यहाँ पे है सर आपके एंटरप्रेन्योर्स। कौन है? एंटरप्रेन्योर्स, जो फास्ट ग्रोइंग इमर्जिंग इकोनॉमीज है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगी। फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज आपको देखने को मिलेगी, है ना। अ, उसके अलावा जैसे ये स्टेटस को मेंटेन कर रहे थे, किसका? वेस्टर्न हेजेमनी का। ये आपके स्टेटस को नहीं, ये रिविजनिस्ट की बात करते हैं, ये रिवीजन की बात करते हैं, तो देवर रिविजनिस्ट। और रिविजनिस्ट क्या कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं कि मल्टीपोलर ऑर्डर है वर्ल्ड का भाई साहब, कोई वेस्टर्न वेस्टर्न नहीं है। ग्लोबल साउथ की भी बात करेंगे हम लोग, खाली नॉर्थ नॉर्थ नहीं है, यहाँ पे साउथ साउथ कॉपरेशन भी है, यहाँ साउथ भी है, नॉर्थ ही नहीं है खाली। जैसे यहाँ पर आपको सिर्फ डेमोक्रेटिक और कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज दिख रही थी, कंट्रीज दिख रही थी, यहाँ पे आपको आइडियोलॉजिकली काफी डाइवर्स जो है वो देखने को मिलेंगे नेशंस। भाई एक तरफ आप देखोगे, आपको यहाँ पे एक कम्युनिस्ट चाइना दिखेगा, है ना, आपको रशिया दिख जाएगा, आपको डेमोक्रेटिक इंडिया दिख जाएगा। इस तरीके से आपको काफी सारे डाइवर्स अलायंसेस देखने को मिलेंगे। अब ये जो आपका पूरा चैलेंज, इसको एक हमारे एक और स्कॉलर आते हैं, समीर अमीन। कौन है? समीर अमीन। और ये इसको कहते हैं कि इट इज द यूरोसेंट्रिक यूरोसेंट्रिक एम्पायर। ये क्या है? यूरोसेंट्रिक एम्पायर है। कौन? G7। ठीक है, देखो ये जो मैं स्कॉलर्स यहाँ कोट कर रहा हूँ, ये रिलेवेंट है हमारे जो ऑप्शनल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, जिनका पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल सब्जेक्ट से कोई नाता है। अदरवाइज जितनी मैं चीजें बोल रहा हूँ ये आपके मेंस रिलेटेड काम आएगी, आपके प्रीलिम्स रिलेटेड फैक्ट्स आपको मिल रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो मैं तीनों का एक कॉम्बिनेशन लेके चल रहा हूँ। यू विल आपको वो चीजें ध्यान में रखनी है जो आपके काम की। नाउ इट इज योर ड्यूटी एज स्टूडेंट कि आप सेग्रीगेट करेंगे आपको क्या पढ़ना है। ठीक है,
तो स्कॉलर जो समीर अमीन है वो कह रहे हैं कि G7 कुछ नहीं है, ये यूरोसेंट्रिक एम्पायर है जहां पे कुछ वेस्टर्न पावर्स अपनी जो ये जो ग्लोबल पेरिफेरी है, जो ग्लोबल साउथ है, इसके जो रिसोर्सेज है उनको फाइनेंशियल टर्म्स के जरिए कंट्रोल कर रही है। ठीक है, लेकिन जब ब्रिक्स प्लस का एक्सपेंशन होता है, जब इसके अंदर इजिप्ट आता है, ईरान आता है, यूएई आता है, इथोपिया आता है, तो ये जो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम है इसमें एक आपके पैरेलल अल्टरनेटिव खड़ा हो रहा है। और G7 जहां पे आपके ग्लोबल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर, जो ये स्विफ्ट हो गया, IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, इन पे कंट्रोल होल्ड कर रहा है, तो ब्रिक्स प्लस क्या कर रहा है, वो अपने खुद का एक न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB बना रहा है, एक कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट बना रहा है, एक CRA बना रहा है। और ये चीजें बना के वो क्या करना चाह रहा है, वो डी डॉलराइजेशन का एक एजेंडा शुरू करना चाह रहा है। व्हाट इज डी डॉलराइजेशन? ये डॉलर पर अपनी निर्भरता को कम करना है और कुछ नहीं है। जब हम एशियन डेवलपमेंट बैंक, जब हम न्यू डेवलपमेंट बैंक, इन सब की बात करते हैं, जब ADB है ना, इन सब की बात करते हैं, तो एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की बात करते हैं, AIIB की, तो ये सब क्या कर रहे हैं, ये डे डॉलराइजेशन की बात करते हैं। मोटा मोटी किसकी बात करते हैं? डी डॉलराइजेशन की। जो अगला वीडियो हमारा आएगा वो इस पर्टिकुलर डी डॉलराइजेशन के इशू पे आएगा, जिसको हम बड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब देखो कि जब आप मेंस के सवाल लिखते हो, तो अगर जब तक आप कोई स्टैटिस्टिकल नंबर्स नहीं डालोगे ना, तो एग्जामिनर कन्विंस नहीं हो पाएगा। तो अब कुछ हार्डकोर फिजिकल रियलिटीज हैं जो हम देख लेते हैं। ठीक है, जिसको आप ये कह सकते हो कि G7 का जो ग्लोबल वैल्यू मैट्रिक्स है, ये मतलब कुछ नहीं है, डेटाज है आपके 2025-26 के लिए। तो अगर इसमें मैं 4-5 चीजों की बात करूं आपसे, कि जो G7 का शेयर है ग्लोबल नॉमिनल GDP में, तो इट इज अराउंड 43.5%। अगर मैं बात करता हूं शेयर इन ग्लोबल PPP GDP में, जो परचेजिंग पावर पैरिटी में हम देखते हैं, तो इट इज अराउंड 29.8%। उसके बाद में अगर मैं देखता हूं शेयर ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, तो इट इज नथिंग बट नॉट मोर देन 9.7%, मतलब 10% से भी कम पॉपुलेशन का होल्ड है इनके पास। और उसके बाद में अगर आप फाइनेंशियल कंट्रोल एसेट्स देखोगे, मतलब कितनी फाइनेंशियल कंट्रोल जो एसेट्स है उसको ये कंट्रोल करके चलते हैं, तो मैं आपसे ये कह सकता हूं कि दे होल्ड मोर देन 62% ऑफ द फॉरेक्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जो हमारे ग्लोबल फॉरेन रिजर्व है, उस ग्लोबल फॉरेन रिजर्व का 62% से ज्यादा हिस्सा ये अकेले लेके बैठे G7 वाले। अब आप सोचो, अब यहीं पर इसी चीज के साथ एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो आएगा, और जिसे हम इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी में कहते हैं वेपनाइजेशन ऑफ फाइनेंस। क्या बोलते हैं? वेपनाइजेशन ऑफ फाइनेंस, वित्त का शस्त्रीकरण। ठीक है, एक स्कॉलर हुए किशोर महबूबानी। कौन हुए? किशोर महबूबानी। किशोर महबूबानी जी जो है वो ये कहते हैं कि यार जब G7 ने रशिया के सेंट्रल बैंक के $300 बिलियन के एसेट्स को फ्रीज किया और उन्हें जब वेपनाइज करने की कोशिश करी ना, तो उन्होंने क्या किया कि अनजाने में आपके जो ग्लोबल साउथ है उसके अंदर एक ये डर पैदा कर दिया कि यार देखो, इनको ये लगा, ये जो ये ग्लोबल साउथ वाले देश थे, कि यार अगर आज आप रशिया का डॉलर डोमिनेटेड एसेट फ्रीज कर सकते हो, तो कल तो फिर आप किसी और का भी कर दोगे फिर ऐसे। तो भाई आज तुम रशिया पे चढ़ रहे हो, है ना, तुम रशिया के चैनल्स को ब्लॉक कर रहे हो, तो कल को तुम हमारे आगे उठा के ब्लॉक कर दोगे, तो फिर हमारा क्या होगा? तो इस डर के चलते
दुनिया में क्या हुआ, दो बड़े जियो इकोनॉमिक टूल्स इमर्ज होते हैं इसकी वजह से। भाई डर तो बैठ गया, ये तो साइकिल है, लूप है ये तो। भाई डर तो बैठेगा ही, आज तुम इस पे कर रहे हो कल तुम उस पे कर लोगे यार, तुम्हारा क्या भरोसा है। तुम्हारी तो आदत है ये, तुम्हें तो मजा आ रहा है इसके अंदर। तो यहाँ पर हमें दो इकोनॉमिक टूल्स हैं जो देखने पड़ेंगे, जियो इकोनॉमिक टूल्स। इसमें पहला तो आता है सर डी रिस्किंग का, और डी रिस्किंग वर्सेस डी कपलिंग, ये एक बात होती है। देखो भाई G7 जो है ना, अब ये चाइना से क्या करता है, भाई पूरी तरह से रिश्ता तो तोड़ नहीं सकता। भाई ये तो होगी डी कपलिंग, भाई रिश्ता तोड़ दिया। तो ये तो वो कर नहीं सकता है कि भाई मैं पूरी पूरी तरीके से रिश्ता तोड़ दूं, ना तो वो चाहता है ना वो कर सकता है। तो डी कपलिंग तो क्या हो गया, देखो डी कपलिंग क्या हो गया, डी कपलिंग हो गया आपका ये कि भाई आप पूरी तरीके से रिश्ता तोड़ चुके हैं। ठीक है, तो अब ये तो वो चाह नहीं रहा है कि भाई चाइना से मैं रिश्ता तोड़ दूं। तो वो डी कपलिंग की जगह पे क्या यूज कर रहा है, डी रिस्किंग का फॉर्मूला यूज कर रहा है। अभी डी रिस्किंग क्या चीज है, भाई ये डी रिस्किंग में क्या कर रहा है कि जो सप्लाई चेन्स है ना, उनका डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है। भाई आप सप्लाई चेन्स को डाइवर्सिफाइड कर दो, ताकि जो आपकी ये जो सेमी कंडक्टर्स हो गए या फिर एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए जो आपकी चाइना में डिपेंडेंस है, ये खत्म हो जाए। अंडरस्टूड। और एक कॉन्सेप्ट आता है इसी के अंदर फ्रेंड शोरिंग का, फ्रेंड शोरिंग का। भाई अब आपने क्या किया कि आपने अपने सप्लाई चेन्स को जो डाइवर्सिफाइड करी ना, आपने अपने सप्लाई चेन्स को, इनको आपने सिर्फ उन्हीं देशों में रिलोकेट किया है, उन्हीं देशों में रिलोकेट किया है जहां पर आपको उनके जैसी, मतलब खुद के जैसी एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी देखने को मिले। मतलब दे विल शेयर दी सेम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। अब ये कहां मिलेगी, वियतनाम हो गया, इंडिया हो गया। अंडरस्टूड। भाई डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी, कैपिटलिस्ट कैपिटलिस्ट। तो अब इंडिया के लिए देखो बहुत बड़ी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी बन के उभरी ये वाली चीज। बट ऑल दो इंडिया अभी तक 1% भी अपनी हरकतों की वजह से इसको यूटिलाइज नहीं कर पाया है। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से आप कुछ नहीं कर सकते हैं इकोनॉमिक्स में, वो वाली बात है यहाँ पे हमारे। भाई आप सिर्फ बड़ी बड़ी बात कर रहे हो, बट आज भी आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के नाम पर G7 के बाद कोई बड़ी चीज नहीं बता सकते कि भाई हमने देश की इकोनॉमिक सिस्टम में जी ये सॉरी जीएसटी के बाद कोई बड़ा काम हमने किया। कोई आपने बड़ा स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया है सर। ये हमारी स्थिति है। चलिए, अब सर हम आते हैं एक रियल टाइम करंट डेवलपमेंट्स। भाई देखो, हम दो समिट पढ़ेंगे यहाँ पे आज, 51st समिट और 52nd समिट। तो जो 51st समिट है, ये पिछले साल हुई थी 2025 में कनाडा में। और 52nd समिट ये 2026 वाली, जहां भी मोदी जी ने कहा है कि साहब जो ट्रम्प का काम है एशियन का ये मध्यस्थता में और पीस लाने में, ये बड़ा सराहनीय है। फिर उधर आपके ट्रम्प कह रहा है कि भाई मोदी जी के टाइम पे अगर कोई किसी तरह का वॉर होता है तो मैं भाई की तरह आगे खड़ा हूँ, बिल्कुल एकदम लड़ने के लिए तैयार तत्पर। ठीक है, तो 52nd समिट ये 2026 वाला का हमारे फ्रांस में हुआ है। अब हम एक इसको टेबल फॉर्मेट में समझ लेते हैं, जिसमें तीन चीजें, तीन बड़ी चीजें हमें देखनी है। देखो, तो जो हमें देखना है इसमें, जो फीचर्स हम देखेंगे, इसमें हम देखेंगे कि जो कोर स्ट्रेटेजिक फोकस है वो है क्या आखिरकार इन दोनों समिट्स में। उसके बाद में जो टेक्नोलॉजिकल फ्रंटियर है उस पे क्या बात हो रही है, और उसके साथ साथ इसके पीछे का जो जियो पॉलिटिकल स्टांस है वो क्या है। अब इसमें हम देखेंगे सर दो चीजें, एक देखेंगे 51st समिट 2025 वाला, और एक हम देखेंगे 52nd 2026 वाला। अब मैं सबसे पहले बात करता हूँ सर 2025 वाले की।
तो जो हमारा कोर स्ट्रेटेजिक फोकस था वो था सर सप्लाई चेन का सिक्योरिटाइजेशन। क्या था? जो सप्लाई चेन है उस सप्लाई चेन का सिक्योरिटी करना, सिक्योरिटाइजेशन करना। भाई आपने यहाँ पे क्या किया? यहाँ पे आपने एक अलायंस बनाया और उस अलायंस का नाम था क्रिटिकल मिनरल अलायंस। 50 सेकेंड वाले में आप क्या बात कर रहे हो? आप बात कर रहे हो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन की। रीजन भी क्योंकि अभी यहाँ पर आपके बहुत खतरनाक वाला जियो पॉलिटिकल एक पॉली क्राइसिस चल रहा है। क्या चल रहा है? जियो पॉलिटिकल पॉली क्राइसिस चल रहा है। इस पॉली क्राइसिस पे भी आपको एक वीडियो मिलेगी जो कि ये होता क्या है। इट इज फॉर ऑप्शनल स्टूडेंट्स, फॉर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स, नॉट फॉर जनरल स्टडीज के स्टूडेंट्स। ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं सर टेक्नोलॉजिकल फ्रंटियर की। तो टेक्नोलॉजिकल फ्रंटियर पे आप ये देखो कि आपने जो ये डीप फेक्स होती है तो इन डीप फेक्स के अगेंस्ट कुछ गार्ड रेल्स क्रिएट करने के लिए कि भाई इनके अगेंस्ट में इनको प्रोटेक्ट करने के, इनको रोकने के लिए आपने एक हिरोशिमा एआई प्रोसेस इंटीग्रेशन की बात करी। किसकी बात करी थी आपने? हिरोशिमा एआई प्रोसेस इंटीग्रेशन की आपने बात करी थी जो डीप फेक्स के लिए था। डीप फेक्स कुछ नहीं है, वो जो वीडियो बनाते हैं ना कि एक आदमी खड़ा, आप एआई से वीडियो बना लेते हो, मोदी जी अपनी गाड़ी से उतरे आपसे हाथ मिला रहे हैं, सॉर्ट ऑफ। यहाँ पे आप बात कर रहे हो सर क्वांटम ग्रिड सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स की। किसकी बात कर रहे हो? यहाँ पे आप बात कर रहे हो क्वांटम ग्रिड सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स की। और उसके साथ साथ आप बात कर रहे हो कि जो टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हमें शील्ड करना। ठीक है। अब जियो पॉलिटिकल स्टांस देखो। यहाँ पे आपको क्या काम, यहाँ पे आपको काउंटर करना था जो ट्रांसनेशनल डिजिटल इंटरफेरेंस है रिवीजनिस्ट स्टेट्स का, उसको आपको काउंटर करना था। भाई जो भी डिजिटल इंटरफेरेंस है, भाई चाइना कुछ कर रहा है, इंडिया कुछ कर रहा है आपके अंदर, है ना, उसको कंट्रोल करना था, उसको काउंटर करना था। यहाँ पे आपको मिडल ईस्ट की स्टेबिलिटी की बात करनी है। किसकी बात करनी है? जो मिडल ईस्ट के अंदर इनस्टेबिलिटी आई है अभी, उस मिडल ईस्ट की इनस्टेबिलिटी को आपको एड्रेस करना है कि यार स्टेबिलिटी कैसे लाएंगे हम। और उसके साथ साथ आपको क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए कुछ डायनामिक फंड लाइंस की बात करनी है। ये आपने बात करनी। अंडरस्टूड? अब उसके बाद में देखो एक स्कॉलर हुए हमारे जोसेफ नाय। जोसेफ नाय, इन्होंने G7 की जो समिट्स होती है ना, इन G7 समिट्स के लिए एक बात कही। इन्होंने कहा कि यार ये जो G7 की जो समिट्स है ना, ये कोई इकोनॉमिक पॉलिसी अलाइनमेंट का प्लेटफॉर्म नहीं है कि जहां पर आप कुछ बैठ के इकोनॉमिक पॉलिसी अलाइनमेंट की बात करते हो, नहीं। बल्कि अब ये आपकी जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, इस वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए एक सॉफ्ट पावर शील्ड बन चुकी है। क्या बनी है? सॉफ्ट पावर शील्ड बन चुकी है। भाई अभी वाला जो फ्रांस में 2026 में ये जो समिट हो रहा है, इसमें फ्रांस का एजेंडा बड़ा क्लियर है। वो ये कह रहा है कि जो ग्लोबल साउथ है ना, उस ग्लोबल साउथ को हमें ये कन्वे करना है कि जो वेस्ट है वो अभी भी ग्लोबल रूल्स ऑफ द गेम्स को सेट करने के लिए रेडी एंड कैपेबल है। और कुछ नहीं कर रहा है वो मैक्रोन इस पर। वो ये कन्वे कर रहा है ग्लोबल साउथ को कि भाई वेस्ट अभी भी ग्लोबल रूल्स के जो ये जो गेम है, इस गेम के जो ग्लोबल रूल्स हैं उनको सेट कौन करेगा? तो वो ये वेस्ट करेगा। अंडरस्टूड? अब आ जाओ सर सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन की ओर, विच इज इंडियाज स्ट्रेटेजिक इक्वेशन विद G7।
इंडिया स्ट्रेटेजिक इक्वेशन विद G7। देखो, सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखोगे कि जो 2026 वाला समिट है, इसमें हमें 13th टाइम एज इनवाइटी बुलाया गया है। ठीक है, एज इनवाइटी या फिर पार्टनर नेशन बुलाया गया। अब भारत की ये जो स्पेस है ना, ये एक बड़ी यूनिक से डिप्लोमेटिक चैलेंज हमें दे रही है। क्या दे रहा है ये स्पेस? ये हमें दे रहा है एक यूनिक सा डिप्लोमेटिक चैलेंज पेश पेश कर रहा है हमारे सामने। और इसी के लिए जो सी राजा मोहन है, स्कॉलर आते हैं, एक और स्कॉलर है हमारे सी राजा मोहन, और सी राजा मोहन ये कहते हैं कि ये जो स्पेस क्रिएट हुआ और ये जो चैलेंज आपको प्रोवाइड कर रहा है ये स्पेस, इस चैलेंज को इन्होंने नाम दिया स्ट्रेटेजिक मल्टी अलाइनमेंट। क्या नाम दिया? स्ट्रेटेजिक मल्टी अलाइनमेंट। ठीक है, अब अगर मैं इंडिया के इस मल्टी अलाइनमेंट एक्सिस की बात करूं सर, देखो ये जो इंडिया का मल्टी अलाइनमेंट एक्सिस है, मैं एक टेबल बनाता हूँ, है ना, आपको एक फ्लो चार्ट के थ्रू इस चीज को समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, ये ग्लोबल हाई टेबल है, ग्लोबल हाई टेबल है, जहां पे आपको क्या मिलेगा? G7, क्वाड, इंडो पैसिफिक, ये सब चीजें हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पे दो चीज मिलेगी। क्या मिलेगा? एक आपको मिलेगा सर कॉन्टिनेंटल अलायंस, कॉन्टिनेंटल अलायंसेस, जैसे आपका ये ब्रिक्स हो गया, SCO हो गया, है ना, ये चीजें देखने को मिलेगा। एक तरफ आपको मिलेगा ये वेस्टर्न अलायंस, वेस्टर्न अलायंसेस। ठीक है, अब इस ग्लोबल हाई टेक्नोलॉजी आप दो चीज कर रहे हो ग्लोबल हाई टेबल के ऊपर। भाई सबसे पहले तो आप कॉपरेट कर रहे हो, यू आर कॉपरेटिंग ऑन टेक्नोलॉजी पे, आप टेक्नोलॉजी पे कॉपरेट कर रहे हैं। उसके साथ साथ आप बैलेंस कर रहे हैं इस तरफ में, किसको? वेस्टर्न हेजेमनी को। और यहां पे आप एक क्रिएट कर रहे हो डिप्लोमेटिक ब्रिज, जो इनके बीच में बातचीत कर सके। तो अब इंडिया के पास एक डुअल आइडेंटिटी है इस चीज में, डुअल आइडेंटिटी किसके पास? इंडिया के पास। देखो वो क्या है, पहला तो है सर डेमोक्रेटिक पार्टनर का। भाई अगर वैल्यूज की मामले में हम बात करें, भाई जैसे रूल ऑफ लॉ हो गया, या फिर मैरिटाइम लेन्स है जो उनकी सिक्योरिटी है, तो इंडिया क्या है, G7 के बहुत पास खड़ा होता है इन सब चीजों में। भाई हम उनके साथ क्या कर रहे हैं, देखो आप, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन लाइंस, इन सब पर बड़े बड़े एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। तो ये तो हो गया डेमोक्रेटिक पार्टनरशिप। और उसके बाद में जो इस वाली तरफ हम कर रहे हैं, दूसरी साइड, यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि वी आर द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ। भाई जब भी बात आती है कि भाई क्लाइमेट एमिशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, या फिर मान लो एग्रीकल्चर सब्सिडीज की, या फिर ये ट्रेड टैरिफ्स हो गए, तो इंडिया आपको G7 का जो स्टैंड है उसके खिलाफ बड़ा मजबूती से खड़ा होता हुआ दिखता है। और वहीं पर साथ के साथ जो आपके डेवलपिंग नेशंस है उनको लीड करता हुआ दिखेगा आपको। अंडरस्टूड? भाई जो हमारे जयशंकर साहब हैं, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, उनकी किताब है द इंडिया वे। कौन सी किताब है? इसमें इन्होंने बड़ा क्लियरली मेंशन किया है कि यार जो आज के ये फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड ऑर्डर है ना, ये जो आज का ये जो फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड ऑर्डर है, इसमें इंडिया किसी एक ब्लॉक का कोई परमानेंट ब्लॉक पार्टनर नहीं है।
ना तो है ना हम बनेंगे। भारत जो है, हिंदुस्तान जो है, वो अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से, किसके हिसाब से, अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से अलायंसेस को कस्टमाइज्ड तरीके से पिक एंड चूज करेगा। वो बफे सिस्टम लगाए, हमें जो पसंद आएगा जो हम ले लेंगे हमारे साथ, बस। हम वो पूरी सब्जी मानने वाले नहीं है कि भाई पूरी सब्जी है खा लो, नहीं। अब वो हम पूरा बफे मैनेज करेंगे, हमारा मन आएगा जो खाएंगे। अंडरस्टूड? डिपेंडिंग ऑन आवर नेशनल इंटरेस्ट। अब ये जो पोर्शन है, इट इज स्पेसिफिकली फॉर हार्डकोर पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स। अगर आपको आपके आंसर्स को कंक्रीट बनाना है ना, तो आपको कुछ स्कॉलर्स हैं उनके स्टेटमेंट्स को कोट करना पड़े। जब मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड करूंगा तो इसमें आपको ये लिखा हुआ मिल जाएगा। आई विल नॉट राइट इट डाउन, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बट आपको नोट्स में ये मिल जाएगा। ठीक है? तो अब मैं आपको सिर्फ बता देता हूं कि हम कौन कौन से थिंकर्स को, कौन कौन से स्कॉलर्स को हमें देखना है। तो सबसे पहले तो जो स्कॉलर हमें देखना है, वो हमें देखना है सर जॉन आइकनबेरी को। अब आइकनबेरी कहता है कि जो G7 है, द G7 हैज रिप्रेजेंट्स द फाउंडेशनल कोर ऑफ द वेस्टर्न डेमोक्रेटिक सॉलिडेरिटी। इवन इफ इट्स इकोनॉमिक वेट श्रिंक्स, its institutional resilience will lies in its shared normative rules। तो ये किसकी बात कर रहे हैं? नॉर्मेटिव रूल्स की बात। उसके बाद आते हैं सर किशोर महबूबानी। किशोर महबूबानी ये कहते हैं कि G7 हैज बिकम एन एनेक्रोनिज्म, एक एनेक्रोनिज्म बन के रह गया है। A group that excludes China and India from its permanent architecture. Now, it cannot expect to pilot the global economic plane without major structural friction। तो ये किसकी बात करते हैं? ये एनेक्रोनिज्म की बात करते हैं। ठीक है? उसके बाद में सर हम एक और को देख लेते हैं, हर्ष वी पंत। और ये कहते हैं कि दैट फॉर इंडिया G7 इज नॉट एन अल्टरनेटिव टू यूनिवर्सल मल्टीलेटरलिज्म। इसका अल्टरनेटिव नहीं है यूनिवर्सल मल्टीलेटरलिज्म का, बट इट इज एन हाई यील्डिंग टैक्टिकल फोरम वेयर डीप बाइलेटरल स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंसेस आर फास्ट ट्रैक्ड विदाउट सिस्टमिक ब्यूरोक्रेटिक इनर्शी। यूनिवर्सल मल्टीलेटरलिज्म से ये आपके इस ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया पे आ गए सर। आप सोच के देखो, व्हाई वी आर कोटिंग देम एज स्कॉलर। कहा ये यूनिवर्सल मल्टीलेटरलिज्म की बात कर रहे थे, और उस यूनिवर्सल मल्टीलेटरलिज्म से ये इस सिस्टमेटिक ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया पे आ गए। ठीक है? अब देख लो कि भाई फाइनल आउटकम आखिरकार है क्या। भाई ये जो G7 है, इसका फ्यूचर होना क्या चाहिए? हमारी तरफ से हमारे सजेशंस है क्या? भाई अगर हम पाथ अहेड की बात कर रहे हैं, तो हमें 3 क्रिटिकल स्टेप्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो हमें 3 चीजों का ध्यान में रखना पड़ेगा। पहला तो है कि यू मस्ट ट्रांजिशन टू अ D10 फ्रेमवर्क। ये वो D10 नहीं है जो आप चेहरे पे करते हैं, ये D10 है ना। तो देखो G7 जो है ना, इसकी जो जोग्राफिकल नैरोनेस है, इसको इसको खत्म करना पड़ेगा। और इस चीज को खत्म करके इसको एक परमानेंट इंस्टीट्यूशनल एक्सपेंशन करना पड़ेगा, जहां पर ये इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया को भी इन्वॉल्व करे। इसको D10 बनाना पड़ेगा। व्हाट इज दैट G to D? ये डी है सर डेमोक्रेटिक 10, एंड दैट इज वाई मैंने चाइना का नाम नहीं लिया, बिकॉज चाइना इज नॉट अ डेमोक्रेसी। उसके बाद में जो हमारा सेकंड स्टेप होगा, वो होगा कैपिटल कैपिटलाइजेशन फॉर ग्लोबल साउथ।
भाई ये जो G7 के जो नेशंस हैं, इनको जो है ना खुद के जो ये पुराने प्रोमिस्ड है ना, ये जो ओल्ड प्रोमिस्ड फंडिंग लाइंस है, इनको पहले तो फुलफिल करना पड़ेगा। भाई जैसे इन्होंने एक फॉरम लॉन्च किया था, PGII, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। ये कह रहे थे कि भाई जो ये जो आपकी डेवलपिंग कंट्रीज है ना, इन डेवलप कंट्रीज के पास जो ये चाइना का जो ये BRI है, इस चाइना के BRI के अगेंस्ट एक अल्टरनेटिव, एक ग्रीन अल्टरनेटिव हम पेश कर पाए। इसके लिए उन्होंने काम किया था, जिसपे शांत बैठे। भाई जो चाइना की डेट ट्रेड डिप्लोमेसी है, ये जो BRI पे ये नाटक करता है चाइना, इसके अगेंस्ट हम कुछ काम करें। ये अपने वाले भी जापान के साथ लेके बैठे थे, एक एशिया अफ्रीका वाला कॉरिडोर, भगवान जाने वो कहाँ गया है वो। और उसके बाद में एक और जो सजेशन हमारा रहेगा, यू मस्ट मेंटेन एन इंस्टीट्यूशनल सिनर्जी विथ G20। भाई G7 को आप एक ग्लोबल इकोनॉमिक डिक्टेटर बनाने के बजाय G20 के जो एजेंडाज है ना, उनके साथ कोऑर्डिनेट करो ना। भाई क्या तुम ग्लोबल इकोनॉमिक डिक्टेटर बनने की बात करते हो? तुम G20 के एजेंडाज के साथ कोऑर्डिनेट कर लो। अब इससे क्या होगा? इससे जो आपका फंक्शनल पॉलिसी फ्रिक्शन है, ये तो कम हो जाएगा और एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। अंडरस्टूड? तो G7 के साथ, G20 के साथ सिनर्जाइज करो। नाउ अब इस कंक्लूजन को अगर हम समअप करें, इस वे फॉरवर्ड को कंक्लूड करें, तो जो G7 है ना आपका, ये आज एक इस ये जो एक ये चल रहा है ना, ये स्ट्रक्चरल इवोल्यूशन, ये इस दौर से गुजर रहा है। भाई ये ना तो पूरी तरीके से रिडंडेंट हुआ है, भाई ये बेकार हो गया बिल्कुल एकदम, है ना, और ना ही ये पहले की तरह पूरे वर्ल्ड ऑर्डर का सुप्रीम डिक्टेटर बन रहा है। भाई दोनों ही काम नहीं कर पा रहा, ये ना डिक्टेटर बन पा रहा, ना रिडंडेंट हो रहा। तो भारत के लिए क्या भाई इस केस में, फिर हमारे लिए क्या? भाई भारत के लिए इस हाई टेबल पर ये जो हमारी जो कंटिन्यूअसली स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है ना, ये क्या दिखा रहा है? ये हमारी जो ये जो कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग ग्लोबल स्टेचर है जो हमारा, या फिर जो हमारा सिविलाइजेशनल वेट है, इसको शो कर रहा है ये कंटिन्यूअसली। भाई 13th टाइम वी आर द इनवाइटी। अंडरस्टूड? भाई 21st सेंचुरी एक बैलेंस्ड वर्ल्ड ऑर्डर देख पा सकती है, जब G7 जैसे ये जो ओल्ड क्लब्स जो है ना, ये पावर ट्रांजिशन के जो एसिमेट्रिक रूल्स को एक्सेप्ट कर ले, और एक इनको तो हटा दे, और एक इंक्लूसिव मल्टीपोलर आर्किटेक्चर को एक रास्ता दे। भाई ये जो पावर सिमेट्री के जो बने हुए थे ना, ये कि पावर एसिमेट्री हो रही है, तो ये कुछ हम इसके अंदर अपना पावर भिड़ा ले इधर उधर से, इन सबको छोड़ करके और इसको एक इंक्लूसिव मल्टीपोलर आर्किटेक्चर का रास्ता देखना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को? अब एक बड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें देखनी पड़ेगी यहाँ पर। भाई भारत जो है वो G7 का कोई परमानेंट मेंबर नहीं। 2026 तक आते आते 13th टाइम एज पार्टनर कंट्री हम इनवाइट करे जा चुके हैं। ठीक है, हाई टेबल पर हमारी सिविलाइजेशनल वेट को और सारी चीजों को, जो हमारा ग्लोबल स्टेचर है, उन सब चीजों को ये दिखा रहा है। तो अब सोचने वाली बात ये है कि यार एक तरफ तो ये जो G7 के परमानेंट मेंबर्स हैं, जो दुनिया के रिचेस्ट वेस्टर्न एलिट क्लब्स हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये जो भारत है, जो ग्लोबल साउथ की आवाज है, भाई इनके लिए इतना इनडिस्पेंसिबल, ये नॉन नेगोशिएबल क्यों हो गया कि भाई 13th टाइम, जब देखो जब जो जहां जा रहा है वो बुला रहा है इसको। कनाडा हो रहा है तो भारत बुला रहा, फ्रांस हो रहा तो भारत बुला रहा, ये क्या चक्कर है? 13th टाइम वी आर इनवाइटेड। तो ये जो इंडिया की प्रेजेंस है एट द G7 टेबल, इसको हम देखेंगे कि भाई इंडिया की आखिरकार ये प्रेजेंस है क्या। इसको हम देखेंगे सर दो लेंसेज से, इंडिया प्रेजेंस टू G7, इसको हम दो लेंसेज से देखेंगे। इनके अंदर हम फ्रेमवर्क्स को देखेंगे।
तो पहले तो हम देखेंगे 5 स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस और 4 टेक्टिकल डाइवर्जेंस। दो तरह के लेंस होते हैं ना, एक रेस को लाके मिला दे, लेंस का काम क्या होता है, या तो मिला दे या फिर स्कैटर कर दे। उस तरीके से हम इसको देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो 5 स्ट्रेटेजिक पिलर्स हैं इंडिया के लिए, G7 की इंपॉर्टेंस है क्या। भाई इंडिया G7 की इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये स्ट्रेटेजिक जो पिलर्स है ये है क्या, ये कन्वर्जेंस है क्या। तो इसमें सबसे पहला तो ये है कि देखो, टेक्नोलॉजिकल को ओनरशिप, इसीलिए ये सारी चीजें आपको पहले पढ़ाई है और अब इंडिया पे बाद में आया हूं, ताकि अब आपको मुझे नहीं समझाना है फ्रेंड शोरिंग क्या है, ठीक है। देखो, पहले क्या होता था कि वेस्ट जो है ना, वो हमें टेक्नोलॉजी सिर्फ सेल करता था, हम उनके बड़े बायर्स थे। लेकिन आज का जो सिनेरियो है वो चेंज हो गया। भाई फ्रेंड शोरिंग के इस दौर में क्या हो रहा है कि जो G7 देश है ना, उनको ये समझ आ गया कि यार ये जो क्रिटिकल टेक सप्लाई चेन्स है ना, इसके लिए चाइना पर डिपेंडेंसी उन्हें एक समय पे बर्बाद कर देगी। देखो, इसमें आता है सेमीकंडक्टर एंड क्वांटम एक्सेस। सबसे पहले सेमीकंडक्टर एंड क्वांटम एक्सेस। देखो इंडिया जो है ना, ये जो G7 देश है, स्पेसिफिकली आपका यूएस हो गया, जापान हो गया, जर्मनी हो गया, इनके साथ मिलके एडवांस्ड चिप्स को डिजाइन कर रहा है, सेमी कंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट्स लगा रहा है, और उसके साथ साथ जो क्वांटम कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स है उन पे काम कर रहा है। तो ये क्या हुआ, टेक्नोलॉजी कॉपरेशन, को ओनरशिप हो गई। पहले हम खरीद रहे थे खाली, लेन देन हो रही थी, अब लेन देन नहीं हो रही, अब साथ बैठ रहे टेबल पे, इधर वो कुछ बात बोलता है, इधर हम कुछ बात बोलते हैं, फिर मिलकर हम चीज बनाते हैं। उसके साथ साथ जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, तो ये जो देखो, इसमें हम लोग एक क्रिटिकल मिनरल प्रोडक्शन अलायंस, CMPA, क्रिटिकल मिनरल्स प्रोडक्शन अलायंस, और उसके साथ साथ एक MSP विच इज मिनरल्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप, ये कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिल करके हम बना रहे हैं। और वी आर वेरी डीपली इन्वॉल्व इन। क्यों हो रहे हैं, ताकि जो हमारे ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स EVs हैं, जो क्लीन एनर्जी है, इसके लिए जो रॉ मटेरियल्स की सप्लाई है वो क्या रहे, वो सिक्योर्ड रहे। अंडरस्टूड। उसके बाद में सर दूसरा जो पिलर है वो है इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। क्या है, इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। भाई G7 जो देश हैं, इनका जो ग्लोबल ट्रेड और जो इकोनॉमिक सर्वाइवल है, ये डिपेंडेंट है सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन पे, स्लॉट्स पे, ठीक है। भाई अगर मान लो जो ये चाइना है आपका, ये साउथ चाइना सी या इंडियन ओशन रीजन पर अपना टोटल डोमिनेंस स्टैब्लिश कर ले, तो क्या होगा, पूरे वेस्टर्न मार्केट्स का जो ट्रेड है वो अ, अ, चाइना जब चाहे तब चौक कर पाएगा, ब्लॉक कर पाएगा, जो अभी ईरान ने कर दिया उधर और मूव पे। तो यहाँ कंसेप्ट आता है नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का। किसका कॉन्सेप्ट आता है, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का। भाई इंडियन ओशन रीजन में जो भारत है, इसके बिना कोई भी स्ट्रेटेजिक बैलेंस बनाना नियर टू इम्पॉसिबल हो गया। भाई G7 के जो टॉप मेंबर्स हैं, यूएस हो गया, जापान हो गया, यूके हो गया, हमारे साथ ये क्वाड और बायलेटरल जो ये मैरीटाइम फ्रेमवर्क है ना, इन सब चीजों के जरिए तो जुड़ रहे हैं आकर के, पहली बात तो। और दूसरा की जो इंडिया G7 का एंगेजमेंट है, वो यहाँ पर क्या कर रहा है, एक सिक्योरिटी अलाइनमेंट को फास्ट ट्रैक करने की कोशिश कर रहा है।
क्योंकि इनको ये पता है भाई यहाँ इसके बिना दाल नहीं करने वाली है। ये मलक्का फलक्का पे ये सारी नीचे की जो चीजें है ना, यहाँ पर अगर कोई काम हो सकता है तो वो इंडिया कर सकता है, बाकी दूसरा कोई बस की बात नहीं। और ये बात आपके जनरल बिपिन रावत जो हमारे पहले सीडीएस थे उन्होंने बोली थी। इन्होंने ये टर्मिनोलॉजी राइसीना डायलॉग में पेश करी थी कि इंडिया वांट्स टू बिकम द नेक्स्ट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द इंडियन ओशन रीजन। ये उन्होंने एजेंडा दिया था इंडिया के लिए। और इसीलिए फिर अंडमान में हम लेके बैठे हैं वो ट्रायल, जो हमारा ये मिलिट्री वाला जो ये है उसको, जहाँ तीनों सेना एक साथ है। अंडरस्टूड। तीसरा है सर एक्सेस टू दी हाई टेबल फाइनेंस। इट विल प्रोवाइड अस एन एक्सेस टू दी हाई टेबल फाइनेंस, जहां पे हम क्या कर रहे हैं, चाइना का जो डेट ट्रैप है इसको काउंटर करेंगे। कैसे, देखो भाई, मोटा मोटी अगर मैं आपको एक लाइन में समझाऊं ना ये हम क्या करना चाह रहे हैं, तो एक तो आप बैठो कोई एयू फाइनेंस बैंक पे, या फिर आप जाके बैठो कोई और छोटे मोटे किसी ये यूनियन बैंक पे, और इन सब छोटे छोटे बैंकों पे, और एक आप बैठे हो एसबीआई के साथ। कहाँ है पैसा? भाई एसबीआई को कौन टक्कर देगा? तो देखो, जो ग्लोबल साउथ के जो ये नेशंस हैं, इनको अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है, भाई ये डेवलपिंग इकोनॉमीज है ग्लोबल साउथ वाले, या तो अंडर डेवलप्ड है या डेवलपिंग है, तो इनको अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है तो इनको पैसा चाहिए, मोटा मोटा, है ना, मोटा 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 पैसा चाहिए इनको। अब चाइना क्या करता है, पैसा दे देता है बेल्ट, ये अपने बीआरआई इनिशिएटिव के जरिए, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए, भाई बड़ा आसानी से लो, पकड़ो कितना चाहिए बोलो, ये लो, वो चेक ले घूमता है कि बांटो। लेकिन बाद में फिर उनकी जो सॉवरेन टेरिटरी है ना इसको सीज कर देता है। भाई वहां निपटा दिया ना हम्बन टोटा पे श्रीलंका को, इधर बांग्लादेश में निपटा रहा था, और वो पाकिस्तान तो पूरा बिक ही चुका है। भाई ग्वादर तो ऑफिशियली अब वो चाइना की टेरिटरी है, वहां पाकिस्तानी को एंट्री नहीं है, बोलो आप। वहां सिक्योरिटी करनी है तो चाइनीज आएंगे, वहां शिप आएंगे तो चाइनीज आएंगे, ऑफिशियल्स बैठेंगे तो चाइनीज बैठेंगे। पाकिस्तानी को तो बाहर वहां भीख मांगने के लिए बिठाते ही हैं। वो, और मेरे को लगता है शायद ये, अगर इनके देश में ये भीख का कल्चर नहीं होगा तो ये भीख मांगने भी नहीं बैठने देते होंगे पाकिस्तानियों को। बोलेंगे तुम 100 कोस दूर रहोगे, यहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए तुम्हारी, ये गंदी गंदी शक्लें नहीं दिखनी चाहिए तुम्हारी। ये स्थिति है चाइना पाकिस्तान की। तो इस चीज को काउंटर करने के लिए एक पीजीआईआई का वेपन निकाला गया, जो लॉन्च करा किसने, G7 ने, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। और जो इंडिया है ना, ये इसका एक बड़ा मेजर एंकर है। हम क्या कर रहे हैं कि जो पीजीआईआई है ना, इस पीजीआईआई और एक आई मैक, ये क्या बोलते हैं इसको, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर हम बना, इसके जरिए ग्लोबल साउथ को ना एक सेफ, एक ट्रांसपेरेंट और एक रूल बेस्ड फाइनेंशियल अल्टरनेटिव प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं। अंडरस्टूड। चौथा है सर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। इट इज एन प्लेटफॉर्म फॉर अस, जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात करेगा। भाई इंडिया को यूएनएससी में परमानेंट सीट चाहिए, तो G7 के जो 3 परमानेंट मेंबर्स हैं, जो यूएनएससी के भी पार्ट है, यूएस, यूके और फ्रांस, ये तीनों भारत के इस क्लेम को ओपन सपोर्ट कर रहे हैं। भाई G7 समिट के फ्लोर पर जब हमारे प्राइम मिनिस्टर बैठते हैं ना, तो हम फिर जो ये ब्रिटेन वुड्स के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, इनके डेमोक्रेटिक ट्रांसफॉर्मेशन पर सीधा प्रेशर बिल्ड करते हैं। हमारे पीएम फिर इस मामले देखो, हमारे मोदी जी की एक चीज है, वो यहाँ पर नहीं, वो वहां पर भी बराबर इन चीजों में तो मैनेज है वो, कि वहां भी नहीं छोड़ते हो किसी को। अपनी बात तो वो पूरी करके बैठेंगे, वो इधर उधर फिर बातें नहीं करेंगे वो। और पांचवा जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंस, वो है कि ग्लोबल सॉफ्ट पावर वैलिडेशन। और उसके साथ साथ ये बात करता है डिप्लोमेटिक लेवरेज की। ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, डिप्लोमेटिक लेवरेज देता है। भाई जब भारत ये जो G7 के लीडर्स के साथ एक फ्रेम में खड़ा होता है ना, तो पहला तो ये हमारे ग्लोबल सॉफ्ट पावर को वैलिडेट करता है कि भाई देख लो, विश्व गुरु टाइप फील देता है ना।
और उसके साथ साथ ये दिखाता है कि यार ये जो मॉडर्न इंटरनेशनल सिस्टम है ना, इसमें इंडिया कोई पैसिव रूल टेकर नहीं रह गया है, बट एक एक्टिव रूल शेपर की तरह काम कर रहा है। ये कीवर्ड्स है सर जो एग्जाम में डालने आ गया के में, कि अब हम पैसिव रूल टेकर नहीं रह गए कि कोई भी आए और हमें बता के चला जाए कि ऐसा कर ले, नहीं, बट अब हम क्या हो गए हैं, वी आर एन एक्टिव रूल शेपर। अब बनाते हैं भाई रूल, से रूल वूल फॉलो नहीं करते हैं हम रूल्स बनाते हैं। ठीक है, लेकिन देखो ये जो इंटरनेशनल रिलेशंस है ना, ये रियलिज्म पे चलता है, केवल दोस्ती नहीं है यहाँ पर भाई। हमारे और G7 के बीच में कुछ एक चार बहुत बड़े जियोपॉलिटिकल फ्रिक्शन पॉइंट्स जिनको आपको क्रिटिसाइज करना पड़ेगा। तो ये जो फोर टेक्टिकल डाइवर्जेंस पॉइंट्स हैं, ये जो फोर टेक्टिकल फ्रैक्चर्स हैं या फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं, इनकी बात कर लेते हैं, जो डाइवर्जेंसेस हैं। ठीक है, तो इसमें देखो सबसे पहले तो आपका जो फॉल्ट लाइन आती है वो आती है रशिया यूक्रेन सेक्शंस की। देखो रशिया यूक्रेन डिस्कनेक्ट एंड स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। एक, देखो जो सबसे पहला डाइवर्जेंस है, जो सबसे पहली फॉल्ट लाइन है हमारे सामने, वो है सर ये रशिया यूक्रेन वाली। भाई ये जो G7 के देश हैं, ये कंटिन्यूअसली रशिया पर यूनिलैटरल सैंक्शन लगा रहे हैं, और ये चाहते हैं कि जो पूरी दुनिया है ना, ये मॉस्को को बॉयकॉट कर दे, रशिया। लेकिन भारत ने क्या किया है कि उनके प्रेशर को कंटिन्यूअसली रिजेक्ट किया। भाई हमने क्या किया है कि जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट, जो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी है, उसको टॉप प्रायोरिटी दी है, और रशिया से कंटिन्यूअसली हम डिस्काउंट पर क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। और हमारे जयशंकर साहब तो और बड़े ऊपर आ गए, एक एक पॉइंट और ऊपर निकल गए इससे। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि यूरोप को ये लगता है कि यूरोप्स प्रॉब्लम इज वर्ल्ड्स प्रॉब्लम, बट यूरोप हैव टू अंडरस्टूड दैट यूरोप्स प्रॉब्लम्स आर नॉट द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम। दुनिया में कई और गम है, दुनिया में कई और सितम है बुलाने को, है ना, एक शायरी है वो। तो अब ये जो G7 है ना, ये जो चाह रहा है, ये क्या चाह रहा है कि भाई इंडिया रशिया को आइसोलेट कर दे। बट इंडिया क्या कह रहा है, नहीं, हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, तो हम सस्ता ऑयल तो खरीदेंगे खरीदेंगे, और हमारी जो फिर रिलेशन है उसको मेंटेन करके चलेंगे। ठीक है, दूसरा आता है सर, एक डिबेट आती है, एक जो दूसरी डिबेट आती है वो आती है सर क्लाइमेट कोलोनियलिज्म वर्सेस CBDR, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। भाई ये जो G7 की नेशंस है ना, ये सारे के सारे हिस्टोरिकल पोल्यूटर्स नहीं है, ये आज से नहीं है, पता नहीं कब से, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम से बैंड बजाए जा रहे हैं इस क्लाइमेट की। इन्होंने पिछले 150 सालों के अंदर कार्बन इमिशन कर करके अपनी ग्रोथ करी है। अब वो कहते हैं कि इंडिया पर एक फेज आउट कोल का प्रेशर बनाते थे। भाई वो कह रहे हैं कि जो ये 150 साल पहले से कर रहे हैं, हमारा भी मोटा मोटी 10-20 साल नहीं हुआ, और ये हमें कहते हैं कि नहीं बंद कर दो इसको, हम बंद कर, नहीं तो हम भी नहीं कर रहे। अरे भाई तुम 150 साल लेके बैठे हो यार, हमारे जुम्मा जुम्मा 10 साल हुए अभी, तुम 150 साल से कर रहे हो सब हरकतें, तो तुम तो बंद करो मत, और कह रहे हो कि नहीं आप सब बराबर है। अरे कैसे बराबर है भाई, तुम 150 साल की ग्रोथ लेके बैठे हो यार, हमारे 10 साल नहीं, लूट लाट के ले गए तुम हमारे को, और फिर बात करते हो कि कोल बंद कर दो, कहाँ से कर दो? हमारे तो कोई वही नहीं ना दीन, ये बात थोड़ी होती कोई। तो लेकिन इंडिया बड़ा इस मामले में फर्म है, भारत का स्टैंड बड़ा क्लियर। वो कह रहे हैं कि भाई पहले तो एक तो अफोर्डेबल टेक्नोलॉजी दे दो, और उसके साथ साथ एक $100 बिलियन साल का फाइनेंस, क्लाइमेट फाइनेंस दे दो, तो तुम कल बोलो हम ट्रांजिशन पॉसिबल कर देंगे इसको एनर्जी का।
कल तुम बोलो ये हटा के सब कोल प्लांट बिल्कुल एकदम चकाचक ग्रीन वाले लगाएंगे, पर चाहिए क्या? पहला तो देखो, अफोर्डेबल टेक्नोलॉजी। भाई वो प्लांट लगा के जाओ पहले तो। भाई कोल वाला प्लांट है उसको हटा दो, नया प्लांट लगा दो, और उसके साथ एक $100 बिलियन साल का एक चेक दे जाओ क्लाइमेट फाइनेंस का। बस हम मैनेज कर लेंगे सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। भाई अपने वाले पूरा एकदम बहुत, भाई साहब गजब की बुद्धि है हमारी। ठीक है। तीसरा आता है सर इकोनॉमिक प्रोटेक्शनिज्म। प्रोटेक्शनिज्म वर्सेस CBAM, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। देखो, यूरोपियन यूनियन क्या G7 में बैठ रहा है, ये लेकर के आया एक CBAM का प्लान। ये कहता है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। भाई ये एक तरह का कुछ नहीं, कार्बन टैक्स है, जो ये भारत के स्टील और एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट्स पर लगाएगा। ठीक। इंडिया कह रहा है कि ये वेस्टर्न इकोनॉमिक प्रोटेक्शनिज्म है और कुछ नहीं है कि ये, और ये WTO के रूल्स के अगेंस्ट है। भाई एक तरफ तो तुम दुनिया को चूरन खिला रहे थे कि साहब डी ग्लोबलाइजेशन कर लो, डी ग्लोबलाइजेशन कर लो, एक वर्ल्ड मार्केट बना लो, एक ग्लोबल इकोनॉमिक सेटअप कर लो। और अब तुम कह रहे हो कि भाई नहीं, एक टैक्स लगाएंगे हम तो आपके स्टील और एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट पे। क्यों भाई? तो हमारे वालों ने कहा कि ये वेस्टर्न इकोनॉमिक प्रोटेक्शनिज्म है, डर गए हैं हमसे, ये अब हमारे सामने खड़े नहीं हो सकते कहीं, इसलिए ये ऐसी टुच्ची हरकतों पे उतर रहे हैं सॉर्ट ऑफ। और उसके बाद आता है सर एक चौथा फॉल्ट लाइन, जो है सोवरेनिटी एंड इंटरनल इंटरफेरेंस क्लैश। भाई ये जो G7 के देश है ना, ये सारे के सारे सातों देश, ये ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग के नाम पर बार बार ये जो डेवलपिंग नेशंस हैं, इनके इंटरनल मैटर्स पर मॉरल पोलिसिंग करते रहते हैं। कुछ नहीं, ये मतलब कुछ नहीं है, इनका काम दाम तो है नहीं इनके पास और कुछ, है ना। और ये फिर हमें ज्ञान बांटते रहते हैं ह्यूमन राइट्स के नाम पे कभी तो, और कभी फिर ये डेमोक्रेटिक की बात करेंगे कि भाई डेमोक्रेसी खतरे में, डेमोक्रेसी खतरे में। तो ये मॉरल पोलिसिंग करते रहते हैं। बट इंडिया का जो पॉलिसी रिस्पॉन्स है वो हमेशा से इस मामले में बड़ा अनकॉम्प्रोमाइजिंग रहा है, विच इज वेरी गुड। देखो और सब बातें अच्छी है, बट जहां आपने अच्छा काम किया वहां आपको करना पड़ेगा। वी आर वेरी अनकॉम्प्रोमाइज विद ऑल दीज थिंग्स, एंड वी आर ऑलवेज सेइंग कि आवर डेमोक्रेसी इज डीपली रेजिलिएंट एंड वी डू नॉट एक्सेप्ट एनी एक्सटर्नल एप्रिसिएशन और सर्टिफिकेशन। भाई हमें नहीं है तुम्हारे सर्टिफिकेट इधर, हमारा डेमोक्रेसी हम पता है, हम कर लेंगे। तुम्हारे सर्टिफिकेट किसी और को दो, हमें नहीं चाहिए। बोले पहले ही खूब लटक रहेगा जो सर्टिफिकेट। और वो मोदी जी आजकल खुद ले आते हैं दो चार पांच तो, वो एक तो उन्होंने मदर ऑफ डेमोक्रेसी टांग दिया पीछे लाके। भाई वो US गए थे, अब उन्होंने देखा कि यार इनके यहाँ पर वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी का ये सर्टिफिकेट टंग रहा है। बोले यार ये मजा नहीं आ रहा, ये पीछे कैसे रह गए हम। उन्होंने तुरंत एक नया प्रिंट आउट निकलवाया कि वी आर दी वर्ल्ड, वी आर दी मदर ऑफ द डेमोक्रेसी, मदर ऑफ डेमोक्रेसी बन गया। ये लो, सॉरी उल्टा बोल गया ना मैं, वो मदर ऑफ डेमोक्रेसी बन रहे थे, हमारे वाले कह रहे वी आर दी ओल्डेस्ट। भाई जन्म तुमने दिया, बट वी आर दी वर्ल्ड ओल्डेस्ट लिविंग डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी इन दिस यूनिवर्स। अब देखो इसमें ये जो हमने पढ़ा, ये जो एक्सेस हमने देखा ना G7, इंडिया G7 का, इस पे एक हमारे स्कॉलर है प्रताप भानु मेहता जी। प्रताप भानु मेहता जी कहते हैं कि इंडियाज रिलेशनशिप विद द G7 इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस विदाउट सब सर्वियंस। India values the access to the Western technology and capital, but refuses to be drawn into the West's ideological crusades. भाई हमने उनसे कैपिटल ले लिया, पैसा ले लिया, टेक्नोलॉजी ले ली, लेकिन जो ये आइडियोलॉजी का चूर्ण बेच रहे हैं ना, में ये वेस्ट की, इसको बोले तुम्हें घर रखो, इसको ले जाओ उसको वापस। मतलब ये क्या करते हैं, थैला भर के लाते हैं। कौन? ये G7 वाले। तो ये चार पांच थैले लाते हैं। पहला थैला तो लाते हुए टेक्नोलॉजी का, जिसमें ये बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी रख के लाएंगे। फिर एक थैले में पैसा रख के लाएंगे कि भाई ये पकड़ो पैसा।
और फिर 3-4 थैलों में भर के लाएंगे खुद का ये आइडियोलॉजी वाला चूरन कि भाई ये रसिया आइसोलेट कर दो, चाइना को क्रिटिसाइज कर दो, वेस्ट की हेजेमनी मान लो, ये ग्लोबल साउथ की बात बंद कर दो, आप कह दो पाकिस्तान की तरह कि हम सब यूएस के सपोर्ट में है, फलाना है, डिमका है, ट्रम्प हमारा माई बाप है। इंडिया वाले कहते हैं कि अच्छा, तो पहले तो लेते हैं टेक्नोलॉजी का बैग, पहला इसको तो रख इधर, फिर ये लेते हैं उनसे ये पैसों का बैग, किला इसको भी इधर रख, और फिर बाद में बच गए 3 बैग के, इसको पकड़ो रवाना, तो तुम्हारा चूरन कहीं और। अंडरस्टूड? तो ये बात कौन कह रहे हैं? प्रताप भानु मेहता जी कह रहे हैं, ठीक है। एक्चुअल कोट आपको नोट्स में मिल जाएगा, नो डाउट, है ना, यहाँ लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और उसके बाद में एक हमारे सी राजा मोहन साहब, ठीक, ये कहते हैं कि जो रेगुलर प्रेजेंस है इंडिया की एट द G7 समिट्स, इट इज हाईलाइटिंग द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ग्रुप फ्रॉम एन एक्सक्लूसिव वेस्टर्न क्लब टू अ ग्लोबल डायरेक्टरेट, which is recognizing that it cannot govern the world economy or manage the Asian security without the New Delhi's active participation. अगर आपको इसको मैनेज करना है, वर्ल्ड इकोनॉमी को या फिर एशियन सिक्योरिटी को, तो फिर आपको न्यू दिल्ली का एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए चाहिए, इसके बिना ये बात बैठ नहीं पाएगी। नाउ टू एग्रीगेट दिस इंटायर थिंग, तो वी कैन से दैट कि जो इंडिया और G7 का रिश्ता है, भाई कोई आपसे पूछे कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो ये रिश्ता कहलाता है प्रेगमेटिक रियलिज्म। क्या बोलोगे इसको आप? प्रेगमेटिक रियलिज्म बोलोगे। ये रिश्ता क्या कहलाता है? प्रेगमेटिक रियलिज्म कहलाता है, व्यवहारिक यथार्थवाद, ठीक है, ये इसका बेस है। भाई भारत जो है वो ना तो वेस्ट का कोई अलायंस पार्टनर है, और ना ही हम उनके कोई एडवर्सरी है। भाई हम उनके साथ कोऑपरेट भी करेंगे, और जहां हमारे इंटरेस्ट टकरा गए वहां फिर हम कम्पिटिटिवली इनको कन्फ्रंट भी करेंगे। और यही एक ट्रू ग्लोबल पावर की पहचान है सर। भाई 21st सेंचुरी का भारत ना तो एंटी वेस्ट है ना प्रो वेस्ट है, इंडिया इज प्रो इंडिया। भारत, यू कैन से दैट कि स्ट्रिक्टली प्रो इंडिया है। तो ना तो हम एंटी वेस्ट ना हम प्रो वेस्ट, भारत है प्रो इंडिया। अंडरस्टूड? एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए जो मैं लिख रहा हूं, उसमें आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप करना है, ठीक है, नोट्स में आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा। इंडियाज एंगेजमेंट विथ द G7 exemplifies a paradigm of strategic multi alignment, where institutional convergences in technology and supply chain coexist with deep tactical divergences on energy security and climate justice. Critically evaluate this structural duality in India's contemporary
फॉरेन पॉलिसी, ये सवाल है। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच गाइस। ठीक है, तो आप जो ये हमारा एब्सोल्यूट अल्ट्रा कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क था, इसको आपके जो आंसर्स हैं उसमें ट्रेस कीजिए, वेरिएबल्स को अपडेट करिए, और हमारे चैनल पॉलिटी प्रवाह को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपके जो क्रिटिकल इंसाइट्स हैं, आपके फीडबैक हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर हमारे साथ शेयर करें। कीप स्टडिंग, कीप फ्लोइंग विद पॉलिटी प्रवाह, कंसेप्ट का प्रवाह। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको ये सब वीडियोस पसंद आते हैं। थैंक यू।